खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अलगाववादियों ने कल सुरक्षा बलों की गोली से मारे गए 3 सिविलियंस की मौत के बाद आज कश्मीर बंद रखा। ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन कल जो तस्वीरें कश्मीर घाटी से सामने आई वो चौंकाने वाली थी, दुखद थी। कश्मीर के बड़गांव में सुरक्षा बलों को एक दहशतगर्द के छिपे होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों ने जैसे ही उस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, आतंकवादी ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उसे मार गिराने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, सैकड़ों की संख्या में सिविलियन पत्थरबाजों की फौज वहां इकट्ठा हो गई, जिसका मकसद था बिल्डिंग में छिपे आतंकवादी का कवच बनना, ताकि वो बच निकलने में कामयाब हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हमारे बहादुर जवानों ने उसे ढेर कर दिया, लेकिन साथ ही साथ 3 पत्थरबाजों की भी जान चली गई। इस घटना ने हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा कर दिया है कि आखिर कश्मीर में अमन की राह में कौन अटकाना चाह रहा है रोड़े, अमन की राह में पत्थर कौन बिछाना चाह रहा है। इसी सवाल पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। सड़कें सुनसान, दुकानें बंद, सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त। वादी में कई मुकामात पर हुई संगबारी। वादी कश्मीर में कशीदगी है और इस तरह आमेज बेचैनी पाई जाती है। वादी में सिक्योरिटी का सख्त पहरा है। दरअसल ये सूरत हाल चाडोरा इनकाउंटर के बाद पैदा हुई। इस इनकाउंटर में 1 मिलिटेंट और 3 आम शहरी हलाक हुए। शहरियों की हलाकत के खिलाफ वादी में बंद की कॉल दी गई, जिसका असर मामूलात जिंदगी पर पड़ा। तालीमी इदारे, तिजारती मराकज़ समेत आम जिंदगी बंद से मुतासिर रही। श्रीनगर के चंद इलाके, इलाहीबाग, भटामालू और 90 फीट इलाके में पथराव हुआ। चाडोरा इनकाउंटर के दौरान मुश्तइल नौजवानों ने फोर्सेस पर पथराव किया और एहतजाज किया था। फोर्सेस की कार्रवाई में 3 नौजवान हलाक हुए। इनकी शिनाख्त जाहिद रशीद, साकिब और अशफाक के तौर पर की गई है। सिक्योरिटी एहलकारों और एहतजाजियों के बीच झड़पों में मुतादिद अफराद और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए। इनकाउंटर के दौरान नौजवानों ने पथराव करके ऑपरेशन में रखना डालने की भी कोशिश की थी। डीजीपी एसपी वैद ने इस पूरे मामले के लिए पाकिस्तान को मुहर्रिक बताया। बच्चों को भड़काते हैं। मुझे दुख होता है कि आज उस माँ का सोचो जिसका बच्चा चला गया, 10 दिन के बाद लोग उसको भूल जाएंगे। वहीं से कोई कर रहा है, मुझे एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये वहीं ट्रेस होता है। और हमारे अंदर भी कुछ लोग होंगे जो उनके साथ मिले हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर वहीं ट्रेस होता है इनका ओरिजिन। नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह ने पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए कहा कि वो कश्मीरी नौजवानों को तशद्दुद के लिए उकसा रहा है। निर्मल सिंह ने कहा कि नौजवानों को इनकाउंटर के मुकाम के करीब नहीं जाना चाहिए और फोर्सेस के ऑपरेशन में खलल नहीं डालना चाहिए। और छोटे छोटे बच्चों को, ऐसे लोगों को जो इंस्टिगेट करते हुए उनको आगे भेजते हैं, वो अंडर प्रेशर भी भेजते हैं, क्योंकि वहाँ मिलिटेंट है, गन के द्वारा भेजते हैं, और कुछ लोग जो हैं उनको गुमराह करके आगे भेजते हैं। लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमारी फ़ौज है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पुलिस है, जिस बहादुरी के साथ जो टेररिज्म के साथ लड़ रहे हैं और प्रॉक्सी बार में आगे बढ़ रहे हैं, हम उनकी दाद देते हैं। जबकि देही तरक्यात के वजीर अब्दुल हक खान ने चाडोरा बडगाम में नौजवानों की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया। जम्मू में ईटीवी से बात करते हुए अब्दुल हक खान ने कहा कि खूनरेजी से कुछ हासिल नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आगे आकर अलहदगी पसंदों और पाकिस्तान के साथ कश्मीर मसले पर बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए। कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव लेना है और हमें ताल्लुकात ठीक करने हैं। मतलब जब तक ये दोनों मुल्क इकट्ठे नहीं चलेंगे तो कश्मीरियों के लिए मुसीबतें आती रहेंगी। हमें यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बड़े दिल के मालिक हैं, एक बहुत मैंडेट के साथ हैं, जिस तरह कि हमारी चीफ मिनिस्टर भी कह रही है। ये मामलात हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे और मुल्क दोनों को करीब आना जरूरी है। बंद की कॉल के दौरान सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, शाहिदुल इस्लाम समेत कई अलहदगी पसंद लीडर घरों में नजर बंद रहे। सैयद अली शाह गिलानी के तेवर सख्त है। CRPF या RR या BSF बहरहाल हिंदुस्तानिक फौजी जाविर तो काबिज अस पे
मगर ये पुलिस सह बहरहाल ये कोई बसन वोल तिमन मुतलिक जन शिकायात सह शिकायात कि तिमे ज्यादा जुल्म करान। कश्मीर मामले पर मुज़ाकरात कर रहे MM अंसारी का कहना है कि मरकज को अब संजीदगी दिखानी होगी, नहीं तो मुश्किलें मजीद बढ़ सकती हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ से किसी भी लेवल पे ना तो स्टेट गवर्नमेंट से या ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई इस तरह की इनिशिएटिव नहीं ली जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे गम और गुस्सा और भी ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ मुख्तसर के बातचीत का एक जरिया जो है, जो पहले हमारे वाजपेयी अडवाणी साहब या मनमोहन सिंह साहब ने शुरू किया था, उसके ऊपर हमें अमल दरामद करना चाहिए ताकि वहाँ पे हालात को नॉर्मल बनाया जाए। वादी कश्मीर में रह रहकर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जिससे मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो जाते हैं। उधर लोकसभा में वजीर मुमलिकत दाखिला हंसराज अहीर ने जानकारी दी कि 2016 में 104 नौजवान मिलिटेंसी में शामिल हुए, इनमें से 65 सरगर्म है। उन्होंने मजीद बताया कि 2016 में जम्मू कश्मीर सरहद से हिंदुस्तान में दरअंदाजी के 371 वाक़यात पेश आए, इनमें 117 कामयाब रहे। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को कंट्रोल करना बड़ा चैलेंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। तो कश्मीर की अमन की राह में कौन बन रहा है सबसे बड़ा रोड़ा, कौन अटकाना चाह रहा है ये रोड़े, ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे साथ सुदेश वर्मा साहब मौजूद हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। शमीम मिराज साहब एडिटर हैं कश्मीर मॉनिटर के, श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वेद महाजन साहब जनरल सेक्रेटरी हैं PDP की, उस पार्टी की जिसकी BJP के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार है। वेद महाजन साहब PDP का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं हमारे साथ जम्मू से। साथ ही साथ रिटायर्ड मेजर जनरल SP सिन्हा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थोड़ी देर में सुलेमान मोहम्मद खान साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, और शबनम लोन हमारे साथ होंगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और कश्मीर के मसलों पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए मशहूर हैं। सुदेश वर्मा साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि सरकार जम्मू एंड कश्मीर में आपकी PDP के साथ मिलकर चल रही है, क्या आपको लगता है ये जो नया ट्रेंड निकलकर अब सामने में आ रहा है, अभी तक तो पत्थरबाजी की घटना होती थी कि नॉर्मली सुरक्षा बलों पर ये पत्थरबाज उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करते थे, लेकिन ये नया ट्रेंड पिछले कुछ हफ्तों से नजर आ रहा है। 2 इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं जब सुरक्षा बल आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर कर रहे हो और आतंकवादियों को एक तरह से उनकी शील्ड बनने के लिए पत्थरबाजी की जा रही है। यह तो इंतहा हो गई, हद हो गई। जी बिल्कुल, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि क्या गलत होगा अगर हम ये माने कि वो आतंकवादियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं या उस प्रयास का साजिश है। जो आतंकवादी जाते हैं वो जब पकड़े जाने लगे हैं तो आप आके बीच में आ जाइए, तो आप उनके कार्य को रोक रहे हैं जो कि स्टेट के कार्य के खिलाफ है। और उस समय आपसे कैसा बर्ताव किया जाए, जब आर्मी चीफ कुछ बोलते हैं तो उसके बाद एक मुद्दा बन जाता है, लोग बोलते रहते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस कठिनाई को नहीं समझते कि आर्मी जिस कठिनाई में काम कर रही है, वहाँ जिस तरह से लोगों की परेशानियों से निजात दिलाने का प्रयास कर रही है, आतंकवादी से कैसे डील किया जाए, क्या इसको हमें वहाँ की जनता से पूछना पड़ेगा। जिसने बंदूक उठा लिया, गोली मार रहा है और उसको अगर पकड़ते हैं, उसको बचाने का प्रयास हो, और जिसको आप बोलते हैं इनोसेंट यूथ, वो इनोसेंट नहीं है, वो मिसगाइडेड है, कहीं ना कहीं की साजिश का पार्ट है। तो स्टेट को एक्ट करना पड़ेगा और इसको समझने की हर पार्टी को ज़रूरत है। पार्टी का इंटरेस्ट बाद में आए, पहले जम्मू एंड कश्मीर का इंटरेस्ट आए, क्योंकि हम आतंकवादियों के खिलाफ बोल रहे हैं, आम जनता के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। और इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, ये कहीं ट्रेंड ना बन जाए, इसका एक भय जरूर है। ठीक है, शबनम लोन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शबनम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों सिविलियंस में इतनी ज्यादा नाराजगी है सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर, क्यों लोग दहशतगर्दों का साथ देने पर आमादा नजर आ रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें आई, 2 इंसिडेंट हमारे सामने नजर आए, जब एनकाउंटर हो रहा था आतंकवादियों के साथ, उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी की गई। क्या दिखाता है ये? जी शुक्रिया, आपने ये सवाल सही ढंग से पूछा। मसला ये है कि आर्मी के लिए या
हुकूमत के लिए सबसे जो ख़तरनाक मसला होगा जब उनकी अपनी प्रजा उनके खिलाफ उठ खड़ी हो जाए। मर्द, जन, बच्चा, एक गांव का, एक औरतें, बूढ़े सब अगर निकलेंगे और वो कहेंगे आए हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। Somewhere something has happened जो इतना गलत हुआ है कि लोग मरने मारने पे उतर आए। मैंने कहीं मेरी एक किताब है अर्थशास्त्र, चाणक्य मेरे बड़े फेवरेट ऑथर हैं, तो मैंने उनके एक चैप्टर में ये पढ़ा था राजा और प्रजा की रिलेशनशिप क्या होती है। अल्टीमेटली राजा का काम क्या होता है? अल्टीमेट राजा का काम होता है प्रजा को खुश रखना। लेकिन यहाँ पे आलम ये है कि प्रजा खुश नहीं है, प्रजा इतनी परेशान है, प्रजा इतनी दुखी है कि अब जो सियासतदानों ने काम नहीं किया, उन्होंने पिछले 70 साल में कोई इंटीग्रेशन नहीं की। आप बात कर रहे हैं, लोगों की उस प्रजा ने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट दिया है। मैं कश्मीर, मैं जम्मू कश्मीर की प्रजा। आपका तो प्रश्न ही गलत था पहले, मैंने जी सुदेश जी एक मिनट उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए प्लीज। जिन्होंने अपना वोट दिया है, एक गवर्नमेंट इलेक्ट किया है, बीजेपी के प्रवक्ता जो है, जो पत्थर मार रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जो है, आपने इलेक्ट किया है ना सरकार। सुदेश जी सबका व्यू पॉइंट सामने आने दीजिए प्लीज। शबनम जी को अपनी बात तो पूरी करने दीजिए, ऐसा ना हो कि उनके शुरुआती अल्फाजों का मतलब हम कुछ और निकाल लें, उनकी पूरी बात हम ना समझ पाए। प्लीज जी शबनम जी पूरी कीजिए अपनी बात। आप देखिए, मैं वही बोल रही हूं कि इस मसले को समझना है। बीजेपी जो है हर हाल में वहां पर पावर में रहना चाहती है। अब आप पीडीपी की जरा पास्ट हिस्ट्री में जाएं कि पीडीपी वाले हैं कौन। मुफ्ती साहब के पास ऐसा कौन सा जादू था जो अचानक 2002 में उन्होंने पार्टी बनाई और सारी की सारी जनता उनके साथ गई? नहीं, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया मिलिटेंट्स के साथ, उनको वादे किए। बल्कि जो पीडीपी का जो पहला एजेंडा था उसमें उन्होंने ये तक कहा था अपने एजेंडा, ठीक है, उस वक्त क्या एजेंडा था शबनम जी, हम उस बहस में हम नहीं जाना चाहते। मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं कि आप जिसको प्रजा का नाम दे रही हैं, वो तो चंद मुट्ठी भर लोग हैं ना। चीफ मिनिस्टर खुद ये कहती हैं कि ये 5% लोग हैं, और ये हमें नजर भी आता है, जो कि पाकिस्तान के बहकावे में आकर इस तरह हाथ में पत्थर उठा लेते हैं। उनको आप ये कैसे कह सकती हैं कि जम्मू कश्मीर की पूरी प्रजा नाराज है गवर्नमेंट से? सुदेश वर्मा साहब ने ये तो जस्टिफाई करना हो गया ना। सुदेश वर्मा साहब ने एक सही बात, नहीं सुदेश वर्मा साहब ने बात सही कही। ये डेमोक्रेसी है, इसमें कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं है। लोग अपने सर्वेंट को चुनते हैं, राजा को नहीं चुनते। अरे आप करें, योगी आदित्यनाथ करेंगे। अरे आप जाए योगी आदित्यनाथ करेंगे, छोड़ दीजिए मुझे बात करने दीजिए। कोई राजा है ना कोई प्रजा है। आप लोग जोर जबरदस्ती क्या कर रहे हैं? यूपी के इलेक्शन के बाद आप क्या किसी को बात ही नहीं करने देते? अरे छोड़िए, अगर आपको नहीं करना है तो जाए मारे सब लोगों को, अगर सुननी नहीं है बात। अरे आपकी बात में ही जहर है, आपकी बात में ही जहर है, फ्यूडलिज्म है। आप तो बात कर रही हैं शबनम जी ठीक है शबनम जी, सुदेश जी प्लीज पर्सनल ना हो। हम एक सार्थक बहस करना चाह रहे हैं इस डिबेट पर। पूरा कश्मीर इस शो को देख रहा है इस वक्त। मैं चाहता हूं कि जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं इस डिबेट से, वो सार्थक तौर पर तमाम व्यूअर्स तक पहुंचे। सिन्हा साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, शबनम लोन जिस बात का जिक्र कर रही हैं, वो कह रही है नाराजगी है, प्रजा में नाराजगी है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए गुस्सा है, इसलिए ये हो रहा है। लेकिन जब हम ये कहते हैं तो कहीं हम कहीं ना कहीं पूरे एक्ट को जस्टिफाई करते हुए नजर तो नहीं आते, जो कि सरासर गलत है। किस प्रजा की बात कर रही हैं शबनम जी? क्या दुर्व्यवहार किया है भारत की सरकार ने जेएनके के साथ? स्पेशल स्टेटस दिया, आर्टिकल 370 दिया, रिड्यूस रेट पे खाना दिया, सब कुछ एक टोटल इंडिपेंडेंसी दिया, ऑटोनॉमी दिया, अलग झंडा दिया। वहां के प्रधानमंत्री, वहां के चीफ मिनिस्टर को प्रधानमंत्री क्या कहा जाता था, इतना लिवरेज दिया, और उसके बाद प्रजा खुश नहीं है। कौन सी प्रजा? वो प्रजा जो पाकिस्तान की गाना गाती है, पाकिस्तान का धुन रिपीट करती है, वो प्रजा की बात कर रही हैं।
आप प्रजा की बात कर रही हैं, जो कि पाकिस्तान के श्रीनगर में पाकिस्तान का बोर्ड लगाता है, ISIS का झंडा फहराता है, उस प्रजा की बात कर रही हैं। जिस प्रजा की आस्था हिंदुस्तान में नहीं है, उस प्रजा को कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में रहने का कोई हक नहीं है। आप यदि पाकिस्तान को पसंद करती हैं, पाकिस्तान की भाषा करती हैं, पाकिस्तान के बारे में बोलती हैं, आप जाइए पाकिस्तान। यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू स्टे हियर। क्या बात करती हैं आप यदि पाकिस्तान, आपको गिले शिकवे हैं तो एक माध्यम है, तरीका है बात करने का। आप लीडरशिप से बात कीजिए, अपने दुविधा को बताइए, अपने कष्ट को बताइए। आप दुश्मन देश की भाषा की बात नहीं कर सकती हैं। इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप लोग का ईमान, आप लोग की जो राष्ट्रीयता है वो बिक चुकी है और ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सिन्हा साहब, यानी आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि ना ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो पाकिस्तान के बहकावे में आकर इस तरह का काम कर रहे हैं? एकदम। आपका जो आज टॉपिक है जी, आपका टॉपिक है कि कश्मीर में शांति का सबसे बड़ा रोड़ा कौन अटका? बिल्कुल, अमन की राह में रोड़े कौन अटका रहा है? ये टॉपिक है जी। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं बताता हूं जी कौन अटका है। शबनम जी प्लीज, आपसे गुजारिश है, दूसरों की भी सुन लीजिए प्लीज जी। मैं बताता हूं जी, ये अशांति का गंगोत्री है पाकिस्तान आर्मी और ISI, और ये विश्व की जो नदियां वहां से निकलती हैं इस गंगोत्री से, वो है यूनाइटेड जिहाद काउंसिल। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल जो कि पाकिस्तान ने क्रिएट किया एज ए सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर टू क्रिएट जिहाद इन कश्मीर। दूसरी बात, तीसरी बात, लश्कर तौबा हो, हाफिज सईद हो, लल्टी हो, मसूद अजहर हो, ये विश्व की धाराएं हैं। और उस विश्व से निकले हुए पनपते हुए लोग हैं गिलानी, हरियत, ऐसे लोग, बेरोज, ऐसे लोग हैं। और उस विश्व के पृष्ठ पे जो कथा लिखने वाले हैं वो है जम्मू एंड कश्मीर के वो पॉलिटिशियंस जिसकी राष्ट्रीयता और देशभक्ति जा चुकी है। जब फारूक अब्दुल्ला बोलता है कि जम्मू एंड कश्मीर किसी देश की बपोती नहीं है, क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आप पाकिस्तान की बात करते हैं। ऐसे लीडर है इस देश में, ठीक है, और ये देश टॉलरेट करता है ऐसे पॉलिटिशियंस को, ठीक है। वेद महाजन जी, शेम ऑन यू। वेद महाजन जी, ऐसे लीडर को आप एक्सेप्ट करते हैं? सिन्हा साहब, ठीक है, एक एक करके। शबनम जी प्लीज, आपसे गुजारिश है। वेद महाजन जी, आपने पीडीपी पर सवाल उठाया, पीडीपी पर आपने कई संगीन सवाल खड़े किए हैं। वेद महाजन जी, मुझे लगता है आपको उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि शबनम जी कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रही हैं और सरकार में सबसे ज्यादा पीडीपी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह की आपकी हिस्ट्री रही है उसको देखते हुए। देखिए, बात यह है कि आपका जो सवाल है वो मैंने समझा। ये आज वही लोग हैं, वही सियासी पार्टी हैं। जब 2002 में हमारी सरकार बनी तो आप जानते हैं कि विरासत में हमें क्या मिला, और ये विरासत में जो दिया वो किसने दिया? ये वही सियासी जमातें हैं जो आज भी इंस्टिगेशन का काम कश्मीर में कर रही हैं। आज भी वही सियासी जमातें हैं जो नौजवानों को भड़का रही हैं। मैं समझता हूँ कि हम एक जमहूरियत में रहते हैं, और जमहूरियत में ये ज़रूरी नहीं कि वायलेंस से अपनी बात को कहा जाए। हम शांति से भी अपनी बात को मनवा सकते हैं, हम शांति से भी अपनी बात को कह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हर समस्या का हल है, ये प्रिंसिपली हम मानते हैं कि कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा है, एक राजनीतिक समस्या है, और उसका बातचीत से हल किया जाना चाहिए। तो इसलिए हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि रियासत जम्मू कश्मीर में अगर अमन लाना है तो हमें आपस में बातचीत करनी चाहिए। और मैं जैसे आपने देखा कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी है या पुलिस है, वो मैक्सिमम रिस्ट्रेंट जो हैं वो बरतती हैं ऐसे माहौल में, जब उनको मिलिटेंटों को भी डील करना है और जो हमारे नौजवान जब वो पत्थर मारते हैं उनको भी डील करना है। सिचुएशन जो है वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है उनके लिए इस माहौल में काम करना। और जैसा कि महबूबा जी की भी, सरकार की भी ये डायरेक्शन है कि मैक्सिमम रिस्ट्रेंट को बरता जाए, और उस रिस्ट्रेंट में नहीं, लेकिन वेद महाजन साहब, ये तो नया ट्रेंड शुरू हो गया है ना कि अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जब एनकाउंटर करने जाएं तो एक तरफ तो आतंकवादियों की गोलियां खाएं, दूसरी तरफ ऐसे पत्थरबाजों के पत्थर खाएं। तो ये तो नया ट्रेंड शुरू हो रहा है ना, इसकी क्या वजह है फिर आपके हिसाब से? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा मुश्किल है फोर्सेस को ऐसी सिचुएशन में डील करना। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये कोई आसान कह देना बहुत आसान है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए जैसे महबूबा जी ने भी ये कहा कि मैक्सिमम रिस्ट्रेंट जो है वो बरतना चाहिए, फोर्सेस बरतती हैं। लेकिन मैं उन सियासी जमातों से भी कहूँगा जो इस समय मतलब इंस्टिगेशन का काम रही है, भड़काने की बातें करती हैं। ये वही सियासी जमातें हैं
जो कभी आर पार जंग की बात करती थी, कभी कभी गोले बरसाने की बात करती थी, ये वही सियासी जमातें हैं जो आज भी उनका यही मुद्दा है। उनको हमेशा पावर के लिए दौड़ना पड़ता है और आज भी पावर हासिल करने के लिए वो लोगों को भड़काने की बातें करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये लोगों को बाहर जाना चाहिए। अगर रियासत जम्मू कश्मीर में अमन लाना है तो मैं समझता हूँ कि उसमें हम सबका एक रोल बनता है, सभी सियासी जमातों का एक अहम रोल बनता है। और जब तक हम सारी सियासी जमातें इकट्ठे होके इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। और उन सियासी जमातों को मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि वो कम से कम बाज आए, रियासत जम्मू कश्मीर में अमन लाने के लिए उसके ऊपर उनको पहल करनी चाहिए, ना कि भड़काने के लिए पहल करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं। ठीक है सुलेमान मोहम्मद खान साहब, ये तो स्थिति हालात और बदतर होते जा रहे हैं ना, ऐसा तो कभी नहीं होता था। पिछले 2 हफ्तों में जो हमें नजर आ रहा है, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, वो तो बहुत ही दुखद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप समीर साहब, बहुत हालात बद से बदतर हो गए। और एक बात पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अभी हमारे पैनल पे ही शबनम लोन साहिबा हैं और रावत साहब हैं, रिटायर्ड आर्मी बड़े ओहदे पे रहे हैं आर्मी में, सिन्हा साहब जी। जिस तरह से अभी बहस हो रही है इतने सीनियर लोगों की, शबनम लोन सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और रेस्पेक्टेबल वकील हैं, और हमारे सिन्हा साहब बड़े रेस्पेक्टेबल आर्मी मैन हैं, जिस तरह से बहस हो रही है, अगर हम स्टूडियो में या डिबेट्स में या डिस्कशंस में ऐसा कोई आउटकम निकालें जिससे कोई मोहब्बत की बात हो या सुधार की बात हो, वो होना चाहिए। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे यहीं पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही अफसोस की बात है, जबकि हम दिल्ली में बैठे हैं हम सब लोग जी। ये बहुत अफसोस की बात है। हालात कश्मीर के जो हैं, जुलाई से जब से शुरू हुआ है ये सब कुछ, आज 8-9 महीने हो गए। अगस्त में लगातार जुलाई अगस्त में कांग्रेस पार्टी ने दोनों सदनों में इस बात को उठाया कि ऑल पार्टी मीटिंग हो और उस पर बात करी जाए और कोई सोल्यूशन निकाला जाए। जब लगातार गुलाम नबी साहब ने और खारगे साहब ने इस बात को उठाया तो अगस्त में 16-17 अगस्त को एक ऑल पार्टी मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने बुलाई, जिसमें तमाम पहलू डिस्कस किए गए कि क्या हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात रखी गई कि इस तरह के हालात पहले भी पैदा हुए थे, जैसे कि 2010 में उस वक्त 4-5 वर्किंग कमिटीज बनाई गई थी, ग्रुप्स बनाए गए थे इंटरलोकेटर्स के। जैसे एक ग्रुप बनाया गया था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एक सेंटर और स्टेट में कोऑर्डिनेशन के लिए जस्टिस सगीर को उसका चेयरमैन बनाया गया था, और डेवलपमेंट के लिए ग्रुप बनाया गया था। तो ये सब ग्रुप बनाए गए थे। तो इस सरकार में भी कोशिशें तो हुई ना, बातचीत की कोशिश तो हुई। अलगाववादी किसी से बातचीत करने के लिए तैयार हैं क्या? उनको तो नौजवानों के हाथों में पत्थर ज्यादा पसंद आते हैं ना। नहीं हुई कोशिश। हाँ, यही मैं बताना चाह रहा था आपको। उस मीटिंग में तय हुआ था कि आप नया वर्किंग ग्रुप बनाएं। जो उन ग्रुप्स की सिफारिशें थी वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी, और उन्हीं ग्रुप्स के और इंटरलोकेटर्स के काम करने की वजह से वहां हालात नॉर्मल हो गए थे। और मैं तो हर साल जा रहा था 2012 में 13 में कश्मीर, और मैं देखता था बिल्कुल नॉर्मल सी थी। अचानक ये क्या हुआ कि 2-2.5 साल से ऐसे हालात बनने लगे, और ये 8-9 महीने से कि सब खराब हो गया। वो जो सिफारिशें 2010 के 5 ग्रुप्स की थी उन्हें लागू करिए। सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। शबनम लोन जी जो कह रही हैं बात, मैं काफी हद तक उनसे इस बात से जरूर अग्री करूंगा कि क्या ऐसी वजह है कि नौजवान पत्थर फेंक रहा है। उनको आप क्यों ऐसा एहसास दिलाते हैं कि आप उनके नहीं हैं? क्यों उनके ऊपर गोली चलाते हैं? क्यों नौजवानों को आप अंधा करते हैं? 10 साल के और 12 साल के बच्चे आंखों में गोली लगती है। ये बताइए क्यों चलाते हैं, क्यों गोली चलाते हैं, ये आपको समझ में नहीं आया क्या? समीर साहब, ये है एक लगभग 65 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमारे घायल हुए हैं। 65 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमारे घायल हुए हैं जो कि अस्पतालों में भर्ती हैं। समीर साहब, एक बात, उनके पास क्या ऑप्शन है? एक तरफ वो टेररिस्ट की गोलियां खाएं, एक तरफ वो टेररिस्ट की गोलियां खाएं, दूसरी तरफ वो ऐसे लोगों के पत्थर खाएं। ना स्कूल में है। नहीं, पत्थर फेंकने वाला नहीं है। पत्थर फेंकने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पत्थर वालों की मैं बिल्कुल वकालत नहीं कर रहा हूं मैं। सुनिए बात, बच्चों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हिम्मत है तो बात सुनिए। पत्थरबाजों की नहीं कर रहा हूं, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। यही प्रॉब्लम है। आप लोग नहीं करना चाहते। बात सुनिए। 10 साल का बच्चा अपने गार्डन में खेल रहा था, वहां पत्थरबाजी शुरू हुई, बाहर निकल के देखने लगा, अपने घर से बाहर निकल के क्या हो रहा है, पैलेट गन से फायरिंग हो रही है, उसकी आंखों में गोलियां लगी, अंधा हो गया वो। क्या कौन जिम्मेदार है उसका? पत्थरबाजों की मैं नहीं कर रहा हूं वकालत। पत्थरबाज जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं, क्यों है कि भाजपा पीडीपी की सरकार फेल हो गई 9 महीने में। हुई है तो क्या जस्टिफाई किया जा सकता है क्या किसी भी तरह से पत्थरबाजी को? आप ये नहीं बता पाए कि आप उनके हैं। आप ये ऐसी हरकतें आपने करी कि उन्हें लगा कि आप उनके दुश्मन हैं, सरकारें उनकी दुश्मन है। ऐसा क्यों लग रहा है उन्हें? ये सवाल है। शमीम मेराज साहब, मैं चाहता हूं इसका जवाब आप दें। सुलेमान मोहम्मद खान साहब ने जिस बात को उठाया
जो बात शबनम लोन कहती हुई हमें नजर आ रही है कि हम भरोसा नहीं जगा पा रहे हैं जम्मू कश्मीर की आवाम में कि सरकार उसकी है, ये लोग अपने हैं। क्या ऐसा है क्या जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हो गए हैं? समीर, 2008 से लेकर 2014 तक कांग्रेस तो खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यहाँ पावर में थी। 2010 इनके टाइम पे हुआ, 2014 इनके टाइम पे हुआ। 2010 के एजिटेशन के बाद जब इंटेलेक्चुअल्स की रिपोर्ट बनी, वो तो खुद चिदम्बरम साहब ने उस रिपोर्ट को उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो तो दिलीप पड़गांवकर गुजर गए, वो ये कहते कहते गुजर गए, भाई एटलीस्ट इस रिपोर्ट का कोई हिस्सा तो इंप्लीमेंट करिए। तो कांग्रेस इस बारे में ज्यादा डिस्कशन ना करे। बट आज हमारे सामने ये सवाल है, हम सब परेशान है कश्मीर में। 2 साल पहले 2014 में इन्हीं जवानों ने 60% पोलिंग की थी, दिल खोल के इलेक्शन में हिस्सा लिया था। उस टाइम पे कश्मीर की जमातों ने बीजेपी को बाहर रखने के नाम पे वोट मांगा। इलेक्शन का रिजल्ट आया, पीडीपी बीजेपी सरकार बनी। कहीं ना कहीं मरकजी लेवल पे और स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे या तो सरकार इस इल्हाक के फायदे दिखा ना पाई या इनको लोगों को ये समझा ना पाई। आज आप देख रहे हैं, कल जो वीडियो आया था, व्हाट्सएप यूज हो रहा है लड़कों को घुमाने के लिए। सरकार अभी सोशल मीडिया को बिल्कुल किसी भी तरह पे ना तो कंट्रोल पा रही है, ना तो उन्हें पता है कि सोशल मीडिया पे नैरेटिव कैसे कंट्रोल होता है। ये भी सच है, जब पीडीपी ने सरकार बनाई तो उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। जहां एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है वहां डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस का गुस्सा एक पार्ट है स्टोरी का। दूसरा पार्ट ये है कि अभी यहां पर सच में गवर्नेंस डेफिसिट है, लोगों की मुश्किलातें बहुत हैं, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, छोटी छोटी चीजें हैं। ये सारा एक कतरा कतरा मिल के समुद्र बनता है। गुस्सा खाली फोर्सेस पे नहीं है, गुस्सा पूरी सरकार पे है। और अभी सरकार को भी समझ लेना चाहिए कि अभी लोगों में काफी नाराजगी है उनके साथ। और जहां तक कल के एनकाउंटर की बात करें, 8 घंटे के बाद एक मिलिटेंट मिला एक पिस्तौल के साथ। क्या सिक्योरिटी फोर्सेस 8 घंटे एक मिलिटेंट को एंगेज करेंगे? जब तक वो डिसाइड करते रहे कि बिल्डिंग स्टॉर्म कौन करेगा, तब तक सैकड़ों की तादाद में बच्चे जमा हो गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। सरकार को यह समझने की जरूरत है कि आगे क्या किया जाए, कैसे इन टेम्पर्स को कंट्रोल किया जाए। 2 इलेक्शन आ रहे हैं, एक 7 तारीख को, मतलब आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो दोनों तरह से तैयार रखें अपने आप को। एक तरफ तो मिलिटेंट से लड़ने के लिए तैयार रहें, दूसरी तरफ ऐसे पत्थरबाजों से लड़ने के लिए भी तैयार रहें। ये हो रहा है, ये एक हकीकत है, आप आंखें थोड़ी अपनी बंद करेंगे। ये हो रहा है और ये पिछले 2 हफ्ते से नहीं हो रहा है, ये 2016 फरवरी से हो रहा है। अभी तक 1.5 साल हो गया। ये लोग नहीं समझ पाए हैं कि सिचुएशन कैसे कंट्रोल करनी है। क्यों नहीं इंटरनेट बंद होता है जहां पर? सुदेश वर्मा जी जवाब दीजिए, समझ क्यों नहीं पा रहे हैं आप? ग्राउंड रियलिटी कश्मीर की आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? समीर मेरी पूरी बात सुनिए। अगर आज की डेट में अक्रॉस द बॉर्डर से एक फोन कॉल से कश्मीर में वॉलेटाइल माहौल हो जाता है, कौन जिम्मेदार है इसका? विच मींस हमारे लिए परेशानियां बहुत ज्यादा हैं अगर एक फोन कॉल से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, ठीक है। सुदेश वर्मा जी। जी देखिए समीर अब्बास साहब, अच्छा एडिटोरियल है, लेकिन जो हकीकत है कश्मीर का वो आपको भी पता है कि रिक्रूटमेंट जब होता है तो वहाँ के जवान जो हैं उमड़ पड़ते हैं रिक्रूटमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपको पता है कैसे एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है सब कुछ छोड़कर सब कुछ। जी नहीं, आप बोला तो आपने एडिटोरियल अच्छा लिखा है, एडिटोरियल की मैं अप्रिशिएशन दे रहा था, वो तो मैं आपको बड़ाई कर रहा था। लेकिन आप एक बात बताइए, एक यंग आदमी आता है और अब्दुल्ला को चैलेंज करता है चुनाव में, ये कश्मीर नया नैरेटिव लिखने के लिए तैयार है। लेकिन जो चंद लोग हैं ये ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि इनकी जो पॉलिटिक्स से उससे चलती है, जो हुर्रियत वाले लोग हैं और जो सपोर्टर है उनके, शबनम लोन जैसे लोग जो खुलकर वकालत करते हैं, उनकी ये नहीं समझते कि अगर सेना के सामने इस तरह की बात होगी तो वो सेना को ही प्रोवोकेटियर मानते हैं, वो इंडियन स्टेट को ही प्रोवोकेटियर मानते हैं। तो इनका तो लॉजिक ही दूसरा है। इनके सामने क्या आर्ग्यूमेंट रखा जाए जिससे ये समझेंगे? ये इनको तो अलग ही समझाना पड़ेगा। लेकिन कश्मीर के युवा जो हैं जिस तरह का नैरेटिव दिखा रहे हैं, वो एक अच्छी आशा की किरण है कश्मीर में, और यही किरण जो है रास्ता दिखाएगी। और हमने डेवलपमेंट शुरू कर दिया है, इसके रिजल्ट्स आने लगेंगे, वो आपको दिखेंगे। थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, जिस तरह का शबनम जी जवाब दीजिए इसका। शबनम जी जवाब देना चाह रही, सुदेश जी सुनिएगा। शबनम जी सुलझेगी। अगर पाकिस्तान के बहकावे में आकर पाकिस्तान के बरगलाने के बाद कुछ नौजवान हाथों में पत्थर उठा लेते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ पत्थरबाजी करते हैं, उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को समझाया कैसे जाएगा? कैसे भरोसा जगाया जाएगा उनमें जब वो सुन कहीं और से रहे?
देखिए समीर अब्बास साहब, मैं आपको एक बात कहूँ, ये मसला थोड़ी आज का है। आप 1954 में जाए, वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी शेख अब्दुल्ला की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस वक्त उनकी गवर्नमेंट डिसमिस करनी पड़ी जब उन्होंने कहा हमारा इलाका आपके साथ नहीं है, हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो शेख साहब को 22 साल जेल हुई और उसके बाद इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड हुआ और उन्हीं शेख साहब को आपने वापस लाया ये सोच के। नहीं, वो सारी बातें ठीक है, इतिहास हमने भी पढ़ा है शबनम जी, लेकिन आज जो हो रहा है, आज तो पाकिस्तान के बहकावे में आकर चंद रुपयों की खातिर नौजवान हाथ में पत्थर उठा रहे हैं ना, बंदूक उठा रहा है ना। अब ये सुदेश, नहीं सुदेश, उसके नाम पर जो इतिहास में हुआ, इस चीज को तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना। सपोज देखिए सुनिए, बिल्कुल नहीं जस्टिफाई किया जा सकता। क्यों कोई किसी का कत्ल करे, क्यों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे पथराव हो, क्यों हमारे नौजवान मरे। लेकिन मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, मसला ये है कि गवर्नेंस डेफिसिट बहुत ज्यादा हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 फैमिलीज यहाँ पे ली सारे जम्मू कश्मीर में, मुफ्तीज और अब्दुल्लाज, और इनमें इन्वेस्टमेंट की उन्होंने। मेरा सवाल अहले हिंद से है कि आप बताइए कि इन फैमिलीज में आपने इतना इन्वेस्ट किया तो आपको क्या मिला। फारूक अब्दुल्ला साहब उमर अब्दुल्ला को लेके आए, मुफ्ती साहब अपनी साहबजादी महबूबा मुफ्ती को लेके आए, अब महबूबा मुफ्ती अपने भाई तसद्दुक को लेके आई हैं। ये इन्वेस्टमेंट है और कश्मीर के अवाम दिन ब दिन एलिनेट होते जा रहे हैं। एक तो आप भी चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ने के लिए आपको मना किसने किया है? आप चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए, आप सत्ता में आइए ना, लोग आपको समर्थन देंगे तब तो आएंगे आप। ठीक है सिन्हा साहब, कहीं ना कहीं जो पुरानी सरकारें हैं और मौजूदा सरकार है, उनकी नाकामयाबियों को क्या किसी भी तरह से इस तरह के एक्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल मुझे लगता है उठता है इस डिबेट के बाद। समीर जी, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, हाँ, कि जो मेन आका है, जल्दी से सर मुझे ब्रेक लेना, जो मेन आका है वो है पाकिस्तान। और जब जम्मू एंड कश्मीर के लोग राष्ट्रीयता का अपना भाव खो देते हैं, जब पाकिस्तान की भाषा बात करते हैं, उनके फेवर में स्लोगन लगाते हैं, देखिए आपके हमारे बीच में मनमुटाव हो सकता है, समस्याएं हो सकती है, लेकिन अक्रॉस द टेबल बैठ के बात होनी चाहिए। हम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकते। मेरा यह प्रश्न है, बिल्कुल, आप भारत के खिलाफ क्यों आवाज उठाती हैं? आपको समस्या है तो संविधान के तहत उसके अंदर में बातचीत कीजिए, शांति से बात कीजिए। ऐसा क्यों होता है कि जब भी फौजी ऑपरेशन शुरू होती है, औरतें जिनको घर में होना चाहिए, बच्चे जिनको घर में होना चाहिए, पाठशाला में होना चाहिए, वो सामने आ जाते हैं कवच कुंडल के रूप में, ढाल बन के रूप में, क्योंकि ये वेल थॉट स्ट्रेटेजी है कि क्योंकि इनोसेंट बच्चे मरेंगे, हंगामा होगा, ह्यूमन राइट्स इश्यू होगी। तो ये सब पाकिस्तान मेन आका के गाइडेंस पे होता है। तो यदि आपकी लॉयल्टी बिक चुकी है, फिर काहे का बात, किससे बात? बिल्कुल, वो भी तब जब हमारे आर्मी चीफ ये कह चुके हैं कि आतंकवादियों का साथ देने वाले जो लोग होंगे वो भी आतंकवादियों के साथ ही उनके जैसा सुलूक होगा जैसे आतंकवादियों के साथ तो होता है, और एक तरह से ऑन ग्राउंड वर्कर उन्हें माना जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा। शबनम जी मैं आता हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आखिर कौन कश्मीर में अमन की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहा है, यह सवाल लगातार पूछा जाता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, फौरन होते हैं यहां से। कश्मीर की अमन की राह में कौन अटकाना चाह रहा है रोड़े, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हैं। पीडीपी से वेद महाजन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेद महाजन साहब, 3-4 महीने पहले महबूबा मुफ्ती ने यह बयान दिया था कि सिर्फ 5% लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो कश्मीर में अमन का जो माहौल है उसको बर्बाद करना चाहते हैं। मुझे यह बताइए कि इतने महीनों में, इतने वक्त में आपने क्या कोशिश की कि उन लोगों की बातों को समझा जाए, अगर वो गुस्से में है, नाराज है सरकार से, तो उस गुस्से को शांत कराया जाए? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जमहूरियत में जो है वायलेंस इज़ नॉट द सॉल्यूशन, वायलेंस एक हल नहीं है। और किसी भी बात को कहने के लिए सिर्फ वायलेंस का सहारा लिए जाए ये बहुत नहीं है। बहुत से रास्ते हैं, अमन का रास्ता है, हम आप पीसफुली बात कर सकते हैं और इसके लिए बड़ी कोशिशें हुई। नहीं तो कोई प्लेटफॉर्म आपने दिया, आपकी सरकार ने कोई प्लेटफॉर्म दिया, बातचीत का कोई रास्ता खोला, समझाने बुझाने की कोशिश हुई? मैं ये जानना चाह रहा हूं। मैं बताता हूँ, आप
आप मेरी बात सुनिए, उसी पे मैं आ रहा हूँ। देखिए, जब पिछली बार अनरेस्ट हुआ तो एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जम्मू कश्मीर में आया। उस समय महबूबा जी ने तमाम सेपरेटिस्ट लीडर को भी एक लेटर लिखा कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और उनसे बातचीत करिए। लेकिन रिजल्ट आपके सामने आया, जब वो डेलीगेशन जम्मू कश्मीर में आया तो इन लोगों ने बातचीत से इनकार किया। वो अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको ग्रैब किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया उन लोगों ने। ये आपके सामने है, ये सब बातें आपके सामने हैं। और इसी तरह नौजवानों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि वायलेंस या पत्थरबाजी से हल नहीं निकलेगा, क्योंकि हम रियासत जम्मू कश्मीर में अमन लाना चाहते हैं और अमन तभी आएगा जब एक बातचीत का रास्ता एक निकलेगा। आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब, जिनको बहुत भारी मैंडेट है, और उन्होंने एक बड़ा जेस्चर दिखाया जब वो रशिया गए हुए थे। उन्होंने आउट ऑफ द वे वहाँ से वो पाकिस्तान चले गए। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की, ये कोई छोटी बात नहीं है। और बहुत से लोगों ने यहाँ पे ये कहा कि ये पीडीपी और बीजेपी की सरकार, भैया बात ये है कि ये लोगों का मैंडेट है और उस मैंडेट को ठुकराया नहीं जा सकता। कश्मीर में पीडीपी को मैंडेट मिला, जम्मू से बीजेपी को मैंडेट था। और ये कैसे मुमकिन है कि जमहूरियत में इतने बड़े मैंडेट को हम लोग ठुकरा दें? वो पॉसिबिलिटी नहीं। लोन, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब आप नाइंसाफियों का जिक्र करती हैं, तो अगर उन नाइंसाफियों को दूर करने की या लोगों को समझाने बुझाने की जब कोशिश होती है तो कोई बात करने के लिए तो तैयार नजर आता नहीं है। तो बात किससे की जाए, समझाया किसको जाए? बात ये उसमें हम पूरी ये सरकार पूरी देखिए, तरह एक से बात कोशिश है, करती है। वहाँ पे एक पॉलिटिकल प्रोग्नोसिस ऐसा बना हुआ है कि ये लोग जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, मैंने आपको इन दो फैमिलीज के बारे में कहा, तो आप मुझे ये फिर से इस सवाल का जवाब दें कि आखिर अहले हिंद को मेरा सवाल है कि आप लोगों को इन दो फैमिलीज में इन्वेस्टमेंट करके लोगों की इतनी एलिनेशन क्यों मिली? सही है, कोई साहब कह रहे थे कि हमने जी लाखों करोड़ों रुपया बेच दिया कश्मीर, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको वसूख से कहती हूँ कि वो फंड्स जो हैं वो कुछ चंद सियासतदानों के घर और कुछ अफसरों के घर गए। नहीं शबनम जी, ये तो आपका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है ना। जिन दो फैमिलीज का आपने जिक्र किया वो बाकायदा इलेक्शन में चुने गए ना, वो तो उनको तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुना ना अपना नेता, तभी तो वो चुने गए। मत वोट करो उनको। अगर लोग उन्हें पसंद नहीं करते तो वोट नहीं करते। लेकिन आपको ये अंदाजा है कि लोग फैसला करते हैं कि किस देखिए ना इन हालात में, आप देख रहे हैं कश्मीर में क्या हालात हैं। वहां पे जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो शाम की तारीखी में वहां पर सेपरेटिस्ट से जाके इजाजत लेते हैं। ये किसको क्या बताएंगे? ये झूठ बोल रहे हैं सारे हिंदुस्तान को। ये सेपरेटिस्ट के ईमा पर उनको कहते हैं हमको डेवलपमेंट करना है, हमको कश्मीर के मसले के साथ कुछ नहीं है, आप लोग कश्मीर का मसला हल करो, फिलहाल हम लोगों का मसला हल करते हैं। अब जब ये अपनी इस पॉलिसी में फंस चुके हैं, इनको अब समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि ठीक है सुदेश वर्मा जी, जब से जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है तब से ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बेमेल मिलन है, क्योंकि दो ऐसी पार्टियां आपस में मिल गई हैं जो आइडियोलॉजिकली बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोचती हैं। और बार बार जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, सवाल यह उठता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा, नाराजगी इस वजह से भी ज्यादा है। यह बात मानते हैं आपकी एक वजह हो सकती है ये? देखिए समीर अब्बास साहब, जब आप ये रिमाइंड करेंगे कि हम लोग दो पार्टी साथ आए हैं जम्मू कश्मीर, तब तक मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि हम लोगों को मैंडेट ही ऐसा मिला और लोगों को मैंडेट की इज्जत करना हमारा धर्म बनता है। और वो मैंडेट हम साथी आए इसलिए कि लोगों को विकास चाहिए। जो लोग आज बोलते हैं कि गवर्नेंस डेफिसिट है, उनसे मेरा प्रश्न है कि गवर्नेंस डेफिसिट अगर है तो कितने बार लोग आए सड़क पर कि हमें अच्छा पानी चाहिए, हमें अच्छा नाली साफ चाहिए, हमें अच्छा सड़क चाहिए। इसके लिए क्या कोई कभी स्ट्रीट पर आए हैं? इसके लिए क्या कहीं पत्थरबाजी हुई है? क्या सरकार को घेरा गया है? तो गवर्नेंस डेफिसिट इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है आउटसाइड सपोर्ट, प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर की सेपरेटिस्ट जो एक नैरेटिव देना चाह रहे हैं, वो सेपरेटिस्ट जो आइसोलेट होते जा रहे हैं हमारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव से। ये सवाल वाजिब है। सुलेमान मोहम्मद खान इसका जवाब देना चाह रहे हैं। सुलेमान, जो सवाल आप उठा रहे थे मुझे लगता है उसका जवाब है ये
मैं जवाब, ऐसा कब हुआ कि पब्लिक एमिनिटीज के लिए कि पानी नहीं आ रहा है, सड़कें नहीं बनी हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं, इसके लिए लोग नजर आए? मैं जवाब दिए दे सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए। भाई आप सुदेश जी कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, पहले तो आपने खुद ही कह दिया ये अलायंस ऐसा हुआ है कि एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी के लोग कह रहे थे कि सेपरेटिस्ट के सिंपैथाइजर हैं मुफ्ती साहब, और ये कह रहे थे कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। बाद में अलायंस किया, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि बड़ा पीसफुल इलेक्शन हुआ। ये अफजल गुरु को फांसी को डाइवर्सिटी ऑफ जस्टिस कहते थे, उन्हीं के साथ इन्होंने सरकार बनाई। वो ठीक बात है। इस बात पे आ जाऊं जो बात आप कह रहे हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान से सपोर्ट है, केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो कहते थे मेरी 56 इंच की छाती है, पाकिस्तान कुछ करके दिखाए, और वहां सरकार भी अब आपकी है। अब क्या ऐसी बात है कि आपकी सारी फॉरेन पॉलिसी 56 इंच की छाती फेल हुई जा रही है? बात यह है समीर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एहसास दिलाना है कश्मीर के लोगों को कि ये सरकार उनसे मोहब्बत करती है, ये उनसे उनसियत रखती है, उनकी फिक्रमंद है। उनसे ये नहीं उन्हें एहसास दिलाना है कि आप उनके गोली मार सकते हैं। उनके अंदर खौफ अगर आप पैदा करने लगेंगे तो फिर वो एलिमिनेट होंगे और फर्दर एलिमिनेट होंगे। जब आप सरकार आपको में थे ऐसे तो मेजर्स, आपने और अब कोई आदमी मुझसे एक बात सुनिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम को थोड़ी गोली मारी जा रही है, पत्थरबाजों को गोली मारी जा रही है, आतंकवादियों के साथ देने वाले लोगों को गोली मारी जा रही है। उसके आगे वही कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपको उन्हें मोहब्बत का एहसास दिलाना है। अब ये 9 महीने में सरकार को तरीके ढूंढना थे कि किस तरह से इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करे। कोई ये नहीं कह रहा है कि पत्थरबाजों से मोहब्बत करो, कोई ये कह रहा है सिचुएशन को पहले नॉर्मलाइज करो, टेंस सिचुएशन को, उसके बाद सबसे बात हो सकती है जिसको सरकार चाहे, जिसे सरकार तय करे, सबको कॉन्फिडेंस मिले और सिचुएशन को सही करे। पीडीपी और भाजपा की सरकार बुरी तरह फेल हो गई है इस मामले में और एलिमिनेट कर दिया इन लोगों ने। वाकई यहाँ सरकार की कमी है क्या कि हम एहसास नहीं करा पा रहे हैं कि वो हमारे अपने हैं? एकदम नहीं, मौजूदा सरकार की कोई गलती नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि ये इनका जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कि सरकार जो है प्रेम का इजहार करे, प्रेम का सरकार इजहार करे और वहां के बच्चे और वो पाकिस्तान की भाषा बोले। अरे भाई आप समझ ही नहीं रहे, प्रो पाकिस्तान स्लोगन निकाले। ये कोई भी ऐसा काम करे जो गैर कानूनी है, उससे कोई सिंपैथी किसी की नहीं हो सकती। सिंपैथी हो सकती है आवाम से, क्यों आवाम खिलाफ है? 10,000 लोग इंजर्ड हो चुके हैं, निकाले 80 लोग मर चुके हैं। हमको क्या चाहिए? आजादी। भाई अजीब बात है, आजादी हमको चाहिए। क्या आजादी? क्या अजीब बात क्या है कि आजादी? अरे भाई क्या आजादी? किसी भी गैर कानूनी काम करने वालों की कोई सिंपैथी नहीं कर सकता। 10,000 लोग इंजर्ड हो चुके हैं 8 महीने में, 80 लोग मारे जा चुके हैं, कितने लोग अंधे हो चुके हैं। आप अपनी बात इसको और एग्रीवेट कर रहे हैं इस बात को कह के। अरे अजीब बात है ये। नहीं, आप चाहते हैं अगर एग्रीवेट करना तो और करिए, एग्रीवेट होगा। अरे करिए, फिर आप ये चाहते हैं साहब आप इसे एग्रीवेट करके एलिमिनेट कर रहे हैं। इस तरह से पत्थरबाजी हो फिर गोलियां चले, ये तो कोई नहीं चाहता ना, ये तो कोई नहीं चाहता। आप देशभक्ति के रास्ते पे आइए, देशभक्ति नहीं तय आप करिएगा। देशभक्ति के रास्ते पे आइए। कोई भी भारत के खिलाफ भारतीय संविधान और भारत के तरफ कानूनी काम करता है आप उसके विश्वास साथ जाहिर कोई नहीं कीजिए। है। लेकिन आप जिस तरह से कर रहे हैं ये बात हो तरीका नहीं सकती है और कोई लेकिन सेट नहीं आप करेगा ये पाकिस्तान प्रिंसिपल। के सपोर्ट में नहीं बोल अरे तो सकते। करे ना केंद्र सरकार, पाकिस्तान के को सपोर्ट रोके, में नहीं बोल ठीक है, सकते। देशद्रोह है, ठीक है, नहीं चलेगा। ठीक है, इस देश में नहीं चलेगा ये। अरे भैया वो एलिमिनेट हो रहा है। आप ठीक है, ठीक है, एक मिनट पत्थर फेंक थोड़ा ठंड रखिए, थोड़ा ठंड रखिए। जी जी, जिम्मेदारी है जी। शमीम मेरा साहब, शमीम मेरा साहब, एक मिनट सिन्हा साहब, सुलेमान एक मिनट। शमीम मेरा साहब, एक थॉट ये भी है कि 9 और 11 अप्रैल को जो बाई इलेक्शंस होने हैं, दरअसल ये सारा मामला जो है इसलिए क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता नहीं है कि कोई भी ढंग से चुनाव हो पाए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से भड़काया जा रहा है। यहां पर कुछ लोग पाकिस्तान से सुपारी लेकर काम कर रहे हैं और चुनाव के बाद बहुत हद तक नॉर्मेंसी आ जाएगी। समीर, क्या मैं ऐसा ये नहीं है क्या? मानूंगा एग्जैक्टली कि समीर मैंने पहले भी आपसे कहा, ये जो आप ट्रेंड आज देख रहे हैं ये कम से कम पिछले 1-1.25 साल से चल रहा है। मेरे नजरिए में 7 और 12 अप्रैल से ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट 2 अप्रैल का है, जब प्राइम मिनिस्टर पीर पंजाल में टनल इनॉग्रेट करने आ रहे हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि इस बार पहल मरकज को करनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास उतना ज्यादा पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर वहां से कोई इनिशिएट कर पाए, छोटा सा ही सीबीएम हो, आप देखेंगे यूपी के मैंडेट के बाद प्राइम मिनिस्टर से कोई सवाल पूछने की कैपेसिटी में नहीं है।
प्राइम मिनिस्टर जो चाहें वो कर सकते हैं, उनके पास मैंडेट है, उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल है। मैं ये चाहता हूं कि 2 तारीख को जब वो जम्मू कश्मीर आए, पीर पंजाल आए, वहां से एक नई पहल शुरू हो। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर प्राइम मिनिस्टर ने वो प्राइम मिनिस्टर को डिसाइड करने देना, मैं डिसाइड करूंगा क्या चाहिए। नहीं, ये CBM's wrong. उन्हें सब पता है। Nobody wants money. These people want money. वहां पे हल चाहिए पॉलिटिक्स का। I said it's my personal opinion. I am not saying people want. अपने पास वो पैसा रखना। मैंने अपना ओपिनियन मैंने अपना ओपिनियन मांगा। नो, ये कोई हल नहीं है। मैंने अपनी ओपिनियन दी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ये कहे। किस बात का पैसा चाहिए? आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए क्या? पैसा किसने पैसे की बात की? आप गलत बात कर रही हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि पीएम से क्या चाहिए कश्मीर को, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या चाहिए? नहीं, हमने पैसे की बात नहीं की। क्या कह रहे हैं आप? पैसा चाहिए। हमने पैसे की बात नहीं की। हमने पैसे की बात नहीं की। आप हमने पैसे की बात नहीं की, आपने गलत सुना। CBM करें जी, क्या प्रॉब्लम है? शबनम जी क्या प्रॉब्लम है? आप 2 फैमिलीज की बात करती हैं। आप शबनम जी आप 2 फैमिलीज की बात करती हैं, यहाँ 3 फैमिलीज हैं। अब भी उस फैमिली का हिस्सा है, अब भी उस फैमिली का हिस्सा है, यहाँ 3 फैमिलीज हैं। मैंने पैसे की बात अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मिलती है जम्मू कश्मीर को, वहां पर डेवलपमेंट होता है, तो दिक्कत क्या है? आप महबूबा कि आपको नहीं लगता कि इससे जो आप नाइंसाफियों का जिक्र कर रही हैं, गुस्से का जिक्र कर रही हैं, नाराजगी का जिक्र कर रही हैं, वो शांत होगी? अगर वो ये सलाह दे रहे हैं तो इसमें क्या गलत नजर आ रहा है आपको? मुफ्ती सपोर्टर, आप मुफ्ती। No, you also behave like an analyst. You behave like an analyst. I am just saying my personal opinion. चलिए ठीक है सुदेश जी जिस भरोसे की बात हो रही है, क्या पीएम अपने अगले दौरे में, जम्मू कश्मीर के दौरे में, वो भरोसा दिला पाएंगे क्या? हाल है, खून नाहक बह रहा है उधर। सुदेश जी बिल्कुल दिला पाएंगे समीर अब्बास साहब, बिल्कुल दिला पाएंगे। प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं तो लोगों को भरोसा होता है। आप मत भूलिए जब जम्मू कश्मीर में फ्लड हुआ था तो लोग पीएमओ की बात करते थे। ये वही भरोसा है जो कायम है लोगों का। चंद लोग कोशिश करेंगे ये भरोसा कम हो, लेकिन कम नहीं होगा। और यही भरोसा तब भी दिखा था जब रिक्रूटमेंट के लिए लोग दौड़े दौड़े आए थे, नहीं रिक्रूटमेंट पर पार्टिसिपेट करेंगे। वही भरोसा हमें वहां भी दिखता है जब एक युवा आता है। यही करेंगे, खराब है क्या स्टेप्स लिए सरकार ने, और उम्मीद यही करेंगे कि आप समझाने में, मोहब्बत का एहसास कराने में पूरी तरह से कामयाब हो और लोग भी समझें, और पाकिस्तान के बहकावे में आकर अगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो वो बंद हो घाटी में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। शबनम लोन जी, शमीम मिराज साहब, SP सिन्हा साहब, वेद महाजन जी, सुलेमान, सुदेश वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।